ओके, सो अगर आप इसको देखें तो मशीन्स को रन करने के लिए या उन टेस्ट को रन करने के लिए दे हैव द इनफ अंडरस्टैंडिंग, इनफ कैपेबिलिटी एंड इनफ ट्रेनिंग कि वो आराम से उन मशीन्स को हैंडल कर सकते हैं, उन मशीन्स को ऑपरेट कर सकते हैं, टेस्ट को रन कर सकते हैं. हमारी जो लैब्स हैं दे आर स्टेट ऑफ द आर्ट लैब्स एंड वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट और हम वी आर कंटिन्यूसली स्ट्राइंग फॉर दैट कि जितना भी हम उन्हें अपडेट कर सकें, अप टू डेट रख सकें. जो लेटेस्ट इक्विपमेंट मार्केट में अवेलेबल है, जो जो टेक्निक्स अवेलेबल हैं, जो न्यू हैं कहीं पर, वो जो भी चीज़ें हम उनकी ट्रेनिंग उनके करिकुलम में डालें स्टूडेंट्स के. स्टूडेंट्स उनको रियल टाइम एक्सपीरियंस करें, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस उनका हो और फिर वो उन चीज़ों को या उन टेस्ट को परफॉर्म कर सकें. सो इतनी ट्रेनिंग तो उनके पास होती है दैट दे कैन जस्ट गो एनीवेयर एंड दे कैन स्टार्ट देयर वर्क. बट अब जिस तरह से बात है कि अपनी एक लैब को स्टैब्लिश करना, इट नीड्स सर्टिफिकेशन, इट नीड्स एक्सपर्टीज. ठीक है, और सिर्फ ये नहीं है कि आपने अपनी एक लैब स्टैब्लिश कर दी है, यू नीड अदर स्पेशलिस्ट फॉर द थिंग्स एज वेल. इवन डॉक्टर्स होते हैं तो उनको बिल्कुल. 2-3 साल हाउस जॉब करनी पड़ती है, एक एक्सपीरियंस एक्वायर करना पड़ता है, फिर उनको एक लाइसेंस बिल्कुल. मिलता है. अब जैसे एक सर्जन है, सो एक डॉक्टर जो अपनी ट्रेनिंग पर आया है, या अगर कोई भी एमबीबीएस डॉक्टर है, वो सीधा जाकर सर्जरी के लिए नहीं खड़ा हो सकता, राइट? सो दे ऑल हैव टू गो थ्रू दैट कोर्स जिसमें वो अपनी वो उस लेवल पे एक्सपर्टीज डेवलप करते हैं, वो डिग्रीज, वो सर्टिफिकेशंस अर्न करते हैं कि जो उनको केपेबल बनाती है. उन्हें वो लाइसेंसिंग की ज़रूरत भी है बिकॉज यू अल्टीमेटली आर डीलिंग विद द ह्यूमन सैम्पल्स. किसी भी एक जगह पर एक माइनर सी मिस्टेक आपकी अंडरस्टैंडिंग में वो डायग्नोसिस को 360 डिग्री टर्न दे देती है. ऐसा ही है, राइट? अगर आपने मिस डायग्नोज कर दिया है, डॉक्टर आपकी लैब रिपोर्ट की बेसिस के ऊपर जो भी पेशेंट है उसका ट्रीटमेंट सजेस्ट करता है. अगर आपकी वो लैब रिपोर्ट में कोई भी फ्लक्चुएशन आती है, अगर आपकी लैब रिपोर्ट ठीक नहीं है या आपने उसको ठीक से इंटरप्रेट नहीं किया, तो वो उस पेशेंट के लिए, उस इंसान के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है. सो उसके लिए रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ होती हैं जो सर्टिफिकेशंस देती हैं, जो कि लाइसेंसेस देती हैं, जिसके बिहाफ पर कोई भी फिर आके परसू कर सकता है. इट्स लाइक इट्स नॉट एन ईजी थिंग बट अगेन इट्स नॉट अमंग द इम्पॉसिबिलिटीज. सही. अच्छा, अब एक चीज़ बड़ी होती है कि जो बच्चे एमबीबीएस वगैरह कर लेते हैं तो वो अपना हाउस जॉब करने के बाद अपनी क्लिनिक्स या किसी भी हॉस्पिटल में जॉब करते हैं. बायोटेक और बायोसाइंसेस के बच्चे कहाँ पर उनके लिए जॉब, मतलब जैसे हम कहेंगे ना कि बहुत बड़ा उनके लिए एक स्कोप है, तो किस किस जगहों पर वो अपनी जॉब्स करते हैं और किस तरह की जॉब्स होती हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एज इट इज बायोलॉजिकल साइंसेज फील्ड, तो उनकी जो ज़्यादातर जॉब्स होती हैं वो उसी रेलेवेंट डोमेन के अंदर ही होती हैं. दे कैन गो फॉर द रिसर्च. ठीक है, बहुत बहुत आप समझ लेंगे कॉमन जो होता है हमारे पास प्लेसमेंट, वो रिसर्च लैब्स के अंदर होती है. रिसर्च इज लाइक एन ऑन गोइंग थिंग, हो ही रही है और हर जगह पर हो रही है. सो रिसर्च में एडवांसेस बहुत ज़्यादा हैं, रिसर्च के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं. दे कैन गो फॉर द एकेडमिक्स, टीचिंग के लिए, लाइक द वे विच आई एम डूइंग. दे कैन गो इन टू द इंडस्ट्री, जिस तरह से मैंने आपको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एग्जांपल दी. दे कैन गो टू द फूड इंडस्ट्री एज वेल, जहाँ पर फूड रेलेवेंट हमारे पास सारे ऑपरेशंस हो रहे होते हैं. फूड पैकेजिंग है, फूड प्रिजर्वेशन है, फूड की टेस्टिंग और चेकिंग है कि हर एक लेवल के ऊपर कि कहीं कोई किसी भी तरह की माइक्रोबियल कंटामिनेशन, किसी भी तरह की कोई टॉक्सिसिटी उसके अंदर ना हो, कोई टॉक्सिन्स ना मिल जाए वहाँ से, उसके ट्रेसेस को हम चेक कर रहे होते हैं जस्ट टू मेक इट श्योर दैट इट इज सेफ फॉर द कंजम्पशन, इट इज सेफ फॉर द ट्रांसपोर्टेशन. दे कैन गो इनटू द मार्केटिंग साइड, जिस तरह से मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो आपके पास ड्रग्स हैं, जो आपके पास मशीन्स हैं, जो आपके पास मेडिसिन हैं, जो आपके पास वैक्सीन्स हैं, वो उसके लिए जा सकते हैं. दे कैन गो फॉर द सोशल मोबिलाइजेशन एज वेल. जो चीज़ मुझे पता है, इफ समथिंग इज गुड फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन, इफ समथिंग इज गुड फॉर द ह्यूमन हेल्थ, तो उसकी एक्सप्लेनेशन मुझसे बेहतर कोई नहीं दे सकता. बिल्कुल, राइट? If I have expertise in that field, I would be able to explain it well than the other person. So वहाँ पर बहुत ज़्यादा इनका like job opportunities होती हैं. Then again वो वाली चीज़ it's my own philosophy basically, it's my own ideology which I believe that degree provides you with the understanding, right? Degree provides you with the knowledge and it's all up to you how you are just going to execute it. अब आप उसको जिस जगह पर भी जाकर execute करें, if you are feeling good with that, it's for you. हमारे यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम ये वाला होता है कि अक्सर प्रेशराइज इस बात पर किया जाता है कि आपने आपकी डिग्री जिस फील्ड में है, आपने उसी फील्ड में ही जाकर काम करना है, या आपको जो आपकी अगर डिग्री वो वाली नहीं है, why you are doing that.
आपने अभी देखा होगा बहुत सारे लोग दे आर डूइंग फ्रीलांसिंग, दे आर रियली गुड क्रिएटिव आर्टिस्ट, दे आर रियली गुड ग्राफिक डिजाइनर्स। आप उनकी डिग्रीज देखें तो वो आपको मिलेंगी डिफरेंट फील्ड्स के अंदर, इवन कहीं पर तो आपको डिग्रीज भी नहीं मिलेंगी उनकी, बिल्कुल सही कह रहे राइट? दे आर हैविंग रियली गुड स्किल्स एंड दे आर मेकिंग मनी आउट ऑफ इट। आप देखें ब्लॉग राइटिंग के अंदर या जो आपके पास कंटेंट राइटिंग है उसमें बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि कंटेंट यूजुअली वेबसाइट्स के ऊपर, ब्लॉग्स के ऊपर, बुक्स में, जर्नल्स में, आर्टिकल्स की फॉर्म के अंदर पीपल नीड इंफॉर्मेशन, राइट? एंड दे नीड पीपल हु अंडरस्टैंड इट मोर देन एनीबडी एल्स, राइट? आप उस फील्ड के रेलेवेंट हैं, आपको अब पता है कि अब अगर आपने मुझे यहाँ पर बुलाया तो जाहिर सी बात है यू हैव फेल्ट कि मुझे उसकी अंडरस्टैंडिंग है, दैट्स द रीजन आई एम सिटिंग हियर। तो जो कुछ मैं बोल रहा हूँ, अगर मुझे ये चीज़ किसी तक पहुँचानी तो मैं लेकर पहुँचा सकता हूँ, राइट? सो कंटेंट राइटिंग इज देयर. So it's all up to you how you are just utilizing your potential and your energies and your skills. After all, it depends on you. That means somewhat आपका इंटरेस्ट ही आपको आगे, मतलब जिस फील्ड में भी आप जाएं, अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। वही बात है कि आप ये अक्सर हमारे पास सोसाइटी के अंदर होता है कि बच्चे प्रेशर में आकर तो वो पेरेंट्स में या फैमिली में कहीं पर भी आकर दे जस्ट स्टार्ट गेटिंग द डिग्री, या वो एडमिशन ले लेते हैं, 4 साल 5 साल पढ़ भी लेते हैं, बट उसके बाद दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म वेल इन टू द मार्केट, क्योंकि उनका अपना इंटरेस्ट नहीं होता उस चीज़ के अंदर, उन्होंने उसको उस तरह से समझा नहीं होता, सही, तो इसलिए वो फिर उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते। सो व्यूअर्स, इस वक्त टाइम हो जाता है एक ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हमने जैसे सर ने बात की सोसाइटी, तो सोसाइटी और सोसाइटीज़ के ऊपर भी हम बात करेंगे। एंड देन अगेन स्टे ट्यून्ड, दिस इज मीट एंड टॉक। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मीट एंड टॉक और आज हमारे साथ सर हसान हैं और हम बात कर रहे थे सोसाइटीज़ के ऊपर। सर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल, ये जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं हम हर डिपार्टमेंट के अंदर देखते हैं और हम देख रहे हैं कि ज़ैबस के अंदर सोसाइटीज़ भी है। पहली चीज़ की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ क्यों ज़रूरी है, और दूसरी चीज़ की जो बायोसाइंसेस की सोसाइटी है उसका क्या रोल है, आप क्या समझते हैं, किस तरह वो काम कर रही है? ऑलराइट, सो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ उतनी ही ज़रूरी हैं जितनी अभी करिकुलर एक्टिविटीज़, एकेडमिक एक्टिविटीज़ ज़रूरी हैं। क्लासेस के साथ साथ आपके दूसरी एक्टिविटीज़, हेल्दी एक्टिविटीज़ अगर मैं कहूँ तो उसमें इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। सही, ये आपको उस स्ट्रेस से बचाता है जिसके अंदर अक्सर हमारे बच्चे होते हैं, उस प्रेशर से थोड़ा सा आपको रिलीफ दे रहा होता है, आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है, यू जस्ट बिकम अ लिटिल मोर प्रोडक्टिव, सही, क्योंकि यू आर डूइंग मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम एंड दे ऑल आर ऑफ डिफरेंट नेचर। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ लाइक जाहिर सी बात है कि अगर आप पढ़ाई को छोड़कर सिर्फ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर भी जाएंगे तो दैट्स नॉट अ गुड थिंग, सो यू जस्ट हैव टू कीप अ रियली गुड बैलेंस। अब उन एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के अंदर कुछ भी हो सकता है, यू कैन इन्वॉल्व योर सेल्फ इन टू गेम्स, यू कैन इन्वॉल्व योर सेल्फ इन टू स्पोर्ट्स, यू कैन इन्वॉल्व योर सेल्फ इन टू डिबेट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं, डिफरेंट काम करते हैं। आई बिलोंग टू द कम्युनिटी सर्विसेज एंड सिविक एंगेजमेंट पिलर, तो हमारा जो ज़्यादा काम होता है वो ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ का होता है, सोशल सर्विस का होता है, लोगों को इंगेज करने का होता है, कैपेसिटी बिल्डिंग और बहबूद। बिल्कुल, तो हम फलाह का काम भी करते हैं, उनकी बहबूद का भी करते हैं, उनकी आबादी का भी करते हैं, बट हम बहबूद आबादी से बिल्कुल ताल्लुक नहीं रखते। सही, तो हम इस तरह से कर रहे होते हैं। और हर एक सोसाइटी बेसिकली उसकी अपनी अलग एक आइडियोलॉजी होती है, अपने अलग तरीका होता है काम करने का, अपनी अलग डोमेन होती है। तो जो बायोसाइंसेस सोसाइटी जो काम करती है वो ज़्यादातर अवेयरनेस के ऊपर काम करती है। अवेयरनेस जो ड्रग्स से रेलिवेंट तो नहीं, बट जो डिफरेंट बीमारियों से या जो डिफरेंट हेल्थ कंडीशंस हैं उनसे रिलेटेड जो अवेयरनेस क्रिएट करनी होती है, सो बायोसाइंसेस प्ले इट्स रोल ओवर देयर। अभी रिसेंटली हमने एक मेंटल हेल्थ अवेयरनेस वीक किया है, तो उसके अंदर दे इन्वॉल्व इनटू इट। अब हमारे पास एक छोटा सा मसला ये होता है, हम ये समझते हैं कि अवेयरनेस, अगर आपने किसी को अवेयर करना है किसी चीज़ से तो उसको बिठाओ और उसे बिठाकर जो है ना उसके ऊपर एक 3 घंटे का लेक्चर दो, झाड़ दो उसको, और उसे वो सुनाओ, तो हो सकता है शायद उससे अवेयर हो जाए। अवेयरनेस नॉट जस्ट लाइक दैट, ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू एंगेज पीपल इनटू सम एक्टिविटी जहाँ पर आप उन्हें बताओ कि किसी भी चीज़ से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स हैं, सही, उन प्रॉब्लम से किस तरह से बचा जा सकता है, और अगर खुदा न खास्ता वो प्रॉब्लम आपके साथ लाहक हो गई है, या अगर इफ़ यू आर अ प्रे ऑफ दैट कंडीशन, दैट प्रॉब्लम, जस्ट एन एग्जाम्पल, इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग विद एनी ऑफ द मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, मेंटल हेल्थ इशू, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको कहाँ से असिस्टेंस मिल सकती है, कहाँ से गाइडेंस मिल सकती है, कहाँ से ट्रीटमेंट मिल सकता है, तो दिस कम्स अंडर द अवेयरनेस थिंग। तो वी स्टार्टेड इट विद अ रियली गुड थिंग, हमने ड्रम सर्कल किया यहाँ पर, हमने बच्चे बुलाए, हमने बाहर से इक्विपमेंट मंगवाया, हमने ड्रम्स मंगवाए, हमने आर्टिस्ट बुलवाए,
और हमने 2 परफॉर्मर्स बुलवाए। उन्होंने कुछ नहीं किया, हमने हर एक बच्चे को इक्विपमेंट उनके हाथ में पकड़ा, उन्होंने कहा कि अब बचाओ, जस्ट रिलीज योर स्ट्रेस। And it was a really good thing, and we were like having a really good response from the students. इतने सारे बच्चे हमारे पास आ गए, हमारा equipment हमें कम पड़ गया था। So this is how we just create awareness into the students. और इस तरह की activities में जब students engage होते हैं तो they do enjoy themselves, they just have a really good time। और जो एक stress या जो एक किसी भी तरह की anxiety, किसी भी तरह का pressure जो उनके mental health के ऊपर होता है, it's a good opportunity for them to release it or to get a relief from it। सही। आप माशाल्लाह खुद भी ज़ैबिर से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आप हमें ये बताएं कि आप सोसाइटीज़ का पार्ट हैं इस वक्त स्टूडेंट की हैसियत से, और माशाल्लाह फैकल्टी हैं, तो किस तरह डिफरेंस फील कर रहे हैं और क्या क्या चीज़ें डिफरेंट नज़र आ रही हैं दोनों रोल्स के अंदर? जब आप स्टूडेंट होते हैं ना तो यू आर लेस रिस्पॉन्सिबल। सही। ठीक है, आपका काम में इवेंट है, आप गए, आपने अटेंड कर लिया, नहीं किया, यू हैव योर एक्सक्यूज, नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू फॉर दैट, राइट। आप अपने तौर पे एक अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं, आप सारी चीज़ों के साथ साथ एक उस चीज़ के अंदर भी पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। बट व्हेन यू गेट इनटू दिस पर्टिकुलर रोल ऑफ बीइंग द मेंटोर, बीइंग द हेड और बीइंग द लीडर, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। नाउ यू आर आंसरेबल फॉर ईच एंड एवरीथिंग। अगर बच्चों से कहीं पर कोई चीज़ प्रॉपर्ली नहीं हुई या अगर आपकी गाइडेंस में कोई कमी रह गई है, सो अल्टीमेटली यू आर रिस्पॉन्सिबल, सो यू हैव टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस फॉर दैट। थोड़ा सा ज़्यादा लाइक ध्यान रखना पड़ता है हर एक चीज़ का। आफ्टर ऑल पहले आप सिर्फ अपने आप के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, नाउ यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइक एवरीवन। और फिर दूसरा ये कि कम्युनिटी सर्विसेज के अंदर आपको काम करना होता है लोगों के लिए। सही। राइट, सो यू ऑलवेज हैव टू कम अप विद द स्ट्रेटजीज, कम अप विद द सॉल्यूशंस, कम अप विद द थिंग्स के जिसके थ्रू आप लोगों के लिए काम कर सकें और उस मैसेज को आगे दूसरों तक कन्वे कर सकें कि हम किस तरह से अपनी कम्युनिटी को सर्व कर सकते हैं इन अ बेटर एंड पॉजिटिव वे। सही। फ्लड विक्टिम्स एक बहुत ही हमारे लिए एक उल्मिया था, और अल्लाह रहम फरमाए, हमारी कंट्री ने बहुत सफ़र किया इसमें, आपकी टीम ने बहुत सारा काम किया। सबसे पहले तो मैं आपकी पूरी टीम को उसके लिए खराज तहसीन पेश करूँगा। एंड देन अगेन मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो हमारी सोसाइटीज़ हैं उन्होंने किस तरह ये काम किया और किस तरह का अभी, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ अरसे के बाद अब ठंड पड़ने वाला मौसम शुरू हो रहा है, तो आपके किस तरह के प्लान्स हैं सोसाइटीज़ के? तो सोसाइटीज़ की तरफ से और अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स की तरफ से, तो हमें एक ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिला था। हर एक ने अपनी जिम्मेदारी को भरपूर तरीके से अंजाम दिया था। स्टूडेंट्स ने फाइनेंशियली, फिजिकली, हर तरह से अपना सपोर्ट दिया था। हमारे पास डोनेशंस आ रहे थे और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, वो भी फंड्स कलेक्ट कर रहे थे, वो भी चीज़ें कलेक्ट कर रहे थे कि किसी भी तरह से जितना हमसे मुमकिन हो सके हम अपने उन लोगों के लिए काम कर सकें जो कि इस वक्त सैलाब से, फ्लड से मुतासर हुए थे। तो स्टूडेंट्स अपने घरों से सामान लेकर आए, अपने दोस्तों से लेकर आए और फिर उसके बाद पूरा दिन बैठते थे, पैकिंग करते थे, डिस्ट्रीब्यूट करते थे, हर एक चीज़ को लाइक सेग्रीगेट करते थे, पैकेट्स बना कर रखते थे, कार्डन्स हम बनाते थे, फिर हम वो जहाँ पर हमने पहुँचाना होता था वहाँ पहुँचा कर आते थे। तो स्टूडेंट्स गॉट इन्वॉल्व इनटू दिस होल एक्टिविटी। हमने हर एक सेक्टर में काम किया, हमने राशन पहुँचाए, हमने ड्राई फूड उनके लिए कलेक्ट किया, हमने ख़वातीन की ज़रूरियात का सामान लिया, हमने बच्चों के लिए सामान लिया, हमने उनके लिए दवाइयाँ अरेंज की, मेडिकल कैंप्स को हमने सपोर्ट किया इस पूरे ऑपरेशन के अंदर, पानी और जूसेस और जितना हमसे मुमकिन हो सका, कपड़ों के लिए जितना हो सका। सो एवरीवन प्लेड देयर रोल इन इट। सही। एंड एवरीवन कंट्रीब्यूटेड इन इट। और आगे अभी जिस तरह मैंने ऑलरेडी आपसे एक सवाल किया कि अभी सर्दियां आने वाली हैं और बहुत सारे लोग मुस्तकीन मतलब उस हेल्प को देख के याद करके आपको याद कर रहे हैं, तो उनके लिए अब कोई है आगे का प्लान कुछ? बिल्कुल, हम प्लान क्या, हम एग्जीक्यूशन की तरफ जाने वाले हैं अब इसमें कि क्योंकि सर्दियों का मौसम आ रहा है और गर्मियां तो चलें जैसे भी गुजर जाती हैं, सर्दियां नहीं गुजरती हैं। तो सर्दियों में हम वी आर जस्ट गोइंग टू हैव विंटर ड्राइव, जिसके अंदर हम गर्म कपड़े और बिस्तर और इन सब चीज़ों को जमा करेंगे। उसके बाद हम इन्हें उन लोगों तक पहुंचाएंगे जिनको इसकी ज़रूरत है। सही। सर टाइम ऑब्वियसली बहुत ही तेज़ी से जाता है और उसको हम कैद कर नहीं सकते। इस वक्त हमारे पॉडकास्ट का टाइम भी तकरीबन एंड तक जा रहा है, तो मैं चाहूँगा कि आपका कोई मैसेज फॉर द पीपल्स ऑफ पाकिस्तान एंड द स्टूडेंट्स।
सो स्टूडेंट्स के लिए मेरा एक छोटा सा मैसेज यही है कि ऑलवेज फॉलो योर पैशन, राइट? इफ़ यू आर फॉलोइंग योर पैशन, अल्टीमेटली यू विल बी डूइंग समथिंग गुड, यू विल बी एक्सेलिंग इन योर फील्ड। और लोगों के लिए मेरा ये है कि जस्ट स्प्रेड पॉजिटिविटी इन योर सराउंडिंग, ठीक है? एक्सेप्टेंस हो, एक दूसरे के लिए प्यार हो और एक दूसरे के लिए जो है बर्दाश्त हो, इसके अलावा और कुछ नहीं। सो व्यूअर्स, मेरी आपको सिर्फ यही रिक्वेस्ट होगी कि आपका कोई भी क्यूरी हो, किसी भी किस्म की आपकी इन्फॉर्मेशन हो जो आप चाहते हैं कि सर से डिस्कस की जाए, तो आप हमें लिख भेजें feedback@zebfm.org पर, और हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि सर को दोबारा एक और पॉडकास्ट के लिए हम लाइन अप करें जिसमें हम सोसाइटी से रिलेटेड बहुत सी चीज़ों को डिस्कस करना चाहेंगे, और उसके अंदर अगर आपका सवाल कोई बायोटेक या बायोसाइंसेस का हुआ तो वो भी ज़रूर ऐड किया जाएगा। एंड अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। स्टे ट्यून्ड, दिस इज़ अतीक एंड यू आर वॉचिंग मीट एंड टॉक।